हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग गुड। सो मैं आपके एडुकेटर रीटा रानी आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैं आपके साथ 2017 का पेपर 2 डिस्कस कर रही हूँ। जनवरी 2017 का पेपर 2 डिस्कस कर रही हूँ। उसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए ये रहा। सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। आपने इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो हमने बात करनी है कि डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो बिल्कुल सेम होंगे। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो। और अनरिलेटेड प्रोडक्ट जिसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो गाइस, डायरेक्टली सिमिलर सिमिलर कौन से होते हैं? जैसे कि मर्सिडीज और BMW क्या सिमिलर कार है, तो ये हो जाएगा आपका सिमिलर। ए कनेक्ट हो जाएगा आपका 2 के साथ। ओके, ए कनेक्ट हो गया 2 के साथ। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? या तो आपके पास टैक्सी अवेलेबल है, नहीं तो आपके पास मेट्रो अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका हो जाएगा 1 से। और अनरिलेटेड क्या होते हैं? PVR हो गए, पार्क हो गए, ये बिल्कुल क्या होते हैं? अनरिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मार्केटिंग टास्क which find the ways to alter the time pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentive is called the। एक मार्केटिंग टास्क है जहाँ पे आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, किस तरीके से डिमांड को चेंज करना है, किस तरीके से फ्लेक्सिबल प्राइसिंग को अडॉप्ट करना है, प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का। तो ये क्या होती है? दैट इज द फ्लेक्सी मार्केटिंग होती है। इट इज नोन एज द फ्लेक्सी मार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गाइस, डी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? डी मार्केटिंग का मतलब होता है कि कंपनी क्या कहती है, खुद से ही कहती है भाई मैं आप प्रोडक्ट नहीं बेचूंगी। कंपनी क्या करती है? खुद से ही सेल क्या कर देती है? कम कर देती है। खुद ही कहती है कि मेरा प्रोडक्ट अब मैं नहीं बेचूंगी, तो वो डी मार्केटिंग हो जाएगा। Okay, so here is a question number 3. Which of the following is not a reason for a firm to lose its market share to the competitor? इनमें से कौन से वाला रीजन नहीं है एक फर्म का कंपटीटर को लूज करना, कि मार्केट मतलब कि आप मार्केट के शेयर को लूज कर जाओगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है ए प्रोडक्ट मॉडल इज परसीव्ड बाय द टारगेट कस्टमर ग्रुप एज ए सेटिस्फाइंग नीड। आपने कोई प्रोडक्ट ऑफर किया कस्टमर को और वो प्रोडक्ट उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस, अगर वो प्रोडक्ट उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट को लॉस नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट रीजन कि आपको अगर ये होगा तो आपको मार्केट से लॉस नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द मार्केट, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये रीजन नहीं है मार्केट में कवर कॉम्पिटिटर को लूज करने का, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो सेकंड है, आपके कस्टमर कवर नहीं हो पा रहे हैं तो आप कंपटीटर से हार जाओगे। कस्टमर को आप कंपटीटर को आपकी सर्विसेज पुअर सर्विसेज हैं, इसकी वजह से भी हमारी फर्म डाउन चली जाएगी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का केवल एक ऐसा रीजन है जो फर्म की ग्रोथ के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। So here is a question number 4. Match the item of list 1 with the list 2. Guys, आपने जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आपने एक बार लेसन को पॉज करना है, देन आपने खुद का आंसर देखना है, उसके बाद मैच करना और लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए। इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी, प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी, डाइवर्स स्ट्रेटेजी। तो ये क्या होती है? ध्यान से देखना। जो इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है? आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, वेल फाइनेंस क्या करोगे? एफर्ट लगाओगे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, कि आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेलेक्टिव चीज़ों को क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? कि आपको पहले नॉट वारंटिंग द सस्टेनेबल न्यू रिसोर्सेज, आपको ये न्यू रिसोर्सेज की कोई वारंटी वगैरह नहीं मिल रही है। और डाइवर्स्ट का मतलब होता है, डाइवर्स स्ट्रेटेजी आपको नई रिसोर्सेज ये रिसीव नहीं हो रही हैं। इन्वेस्ट का मतलब सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट का मतलब सेलेक्टिव तरीका अपना रहे हो, डाइवर्स्ट का मतलब हो जाएगा कोई भी नए रिसोर्सेज आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5. An elaborated version of the idea expressed in the meaningful consumer term it is called। ये क्या होता है? elaborated version है किसी भी आइडिया का। आपके मन में कोई आइडिया आया, आप उस आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हो। लाइक मेरे मन में आइडिया है कि मैंने कुछ ऐसा बनाना है कि जो लोगों को क्या करे, लाइक आम का टेस्ट दे। जैसे आपने सुना है ना, मैंगो का टेस्ट है, तो क्या बना दिया उन्होंने? मैंगो की फ्रूटी बना दी।
तो यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा वर्जन आपके माइंड में आया, आप उसको मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर कंसेप्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द, जो आप लोगों का ये इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आप लोगों की ठीक नहीं है। सो गाइस ध्यान से इस बात को देखना, ये टॉपिक किस चीज़ का है, ये टॉपिक है आप लोगों का फंड फ्लो स्टेटमेंट का। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो किसका पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है। ओके, जैसे कि बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, इसी तरीके से क्या होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है गाइस, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आप लोग क्या शो करते हो कि फंड में कितना चेंज आया। यहाँ पे फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल भी 2 टाइप की होती है, एक होती है नेट और एक होती है ग्रोस। यहाँ पे आप कौन से वाली को लेकर चल रहे हो, यहाँ पर आप लेकर चल रहे हो नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, दैट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट। तो नेट वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आप लोग इसको एनालाइज कर रहे हो। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को एक बनाना होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो गाइज याद रखना, जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो करंट एसेट होती है उनके साथ पॉजिटिव रिश्ता होता है और जो करंट लायबिलिटी होती है उनके साथ नेगेटिव रिश्ता होता है। मतलब अगर करंट एसेट इंक्रीज होती हैं तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। अगर करंट एसेट डिक्रीज होती हैं तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं, एंड इंक्रीज इन द करंट एसेट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप लोगों का ये भी इंक्रीज होगा, दिस इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इंक्रीज इन द करंट एसेट डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी क्या हो रही है गाइस, डिक्रीज हो रही है। सो एक करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, दिस इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इंक्रीजिंग करंट एसेट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, नो। सो कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है, ए और सी कॉम्बिनेशन ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए असर्शन और रीजन दिया हुआ है। सो असर्शन में क्या लिखा हुआ है गाइस, दैट इज the primary motive of a company in using the financial leverage. What do you mean by financial leverage? Financial leverage का मतलब क्या होता है, हमने क्या करना है, लाइक हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छी इक्विटी पड़ी है, ऑनरशिप काफ़ी अच्छी पड़ी है। अगर किसी बिजनेस के अंदर ऑनरशिप अच्छी होती है तो लोग उसके अंदर एज ए डिबेंचर भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो हमारे पास अच्छी इक्विटी थी, इसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डेट को ऑब्टेन करेंगे तो आपको पता है कि जो डेट के ऊपर क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं जिसकी रेट क्या होती है, फिक्स होती है, तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, जिस इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है, वहाँ पर आप लोगों को और इसका आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या मिलता है, फायदा मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। तो आप लोग क्या करोगे, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो, इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बच जाएंगे और ईपीएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर होल्डर। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या कहता है, इक्विटी के बेस के ऊपर डेट को ऑब्टेन करना, जिससे कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी और अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, ईपीएस के ऊपर होगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कंपनी इन यूजिंग फाइनेंशियल लीवरेज इज टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर रिटर्न। यस, हमने क्या करना है, ईपीएस को इंक्रीज करना है, हमने शेयर होल्डर की रिटर्न को क्या करना है, ज्यादा करना है। दिस इज एब्सोल्युटली ए करेक्ट स्टेटमेंट, टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर रिटर्न। लेकिन अगर आप लोगों ने इस फाइनेंशियल लीवरेज का, इसका अनदर नेम होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका अनदर नेम क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। अगर आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो तो कंडीशन होती है कि जो आपका रेट होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर रिटर्न, जो फिक्स चार्जेस फंड होने चाहिए वो हायर कॉस्ट के ऊपर होने चाहिए, नहीं, आपको डेट की कॉस्ट कम आनी चाहिए और रिटर्न ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए आपका करेक्ट है, वाइल आर इज योर रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8, डेट फाइनेंसिंग इज द चीपर सोर्स ऑफ द फाइनेंस बिकॉज यू नो डेट फाइनेंसिंग एक चीपर सोर्स क्यों है फाइनेंस का, बिकॉज ऑफ द इसके ऊपर आपको क्या मिलता है, टैक्स रिडक्शन मिलती है, टैक्स की डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये क्या होता है, एक सस्ता सोर्स होता है फाइनेंस का। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not true with reference to the capital budgeting? What do you mean by capital budgeting? capital budgeting का मतलब होता है गाइस, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के अंदर, उसके अंदर एक डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने ये डिसीजन लेना होता है कि करंट एसेट में इन्वेस्ट किया जाए या फिर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। करंट एसेट में इन्वेस्ट किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना या ना करना, इस रिलेटेड डिसीजन को क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। और 3 डिसीजन कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन और एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एफएम के ये 3 मेन डिसीजन लिए जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग, क्या बात इसके लिए ट्रू नहीं है, कैपिटल बजटिंग एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है, इट इज एब्सोल्युटली ए करेक्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट स्टेटमेंट। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज रेलिवेंट, timing of the cash flow is relevant, this is also relevant. Existing investment in a project is not treated as a sunk cost, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को आप लोग संक कॉस्ट नहीं मानोगे, ये वाली बात गलत है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको क्या माना जाता है, उसको संक कॉस्ट माना जाता है, क्योंकि वो पैसा आपके बिजनेस का डूब चुका है, क्योंकि वो पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को तो संक कॉस्ट माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आई एम रीटा रुखाया, नेट क्वालिफाइड 3 टाइम्स इन ए रो विद सीएस फाउंडेशन, ऑल इंडिया रैंक 14th रैंक। सो आप लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। हेयर ड्रीम्स कम टू बी ट्रू। एंड गाइस मैं अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एडुकेटर हूँ, जहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, और प्लस के ऊपर मैं एडुकेटर हूँ, आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग मेरे से कंप्लीट कोर्स चाहते हो, पेपर 1 का, पेपर 2 का, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स फ्रॉम स्क्रैच A to Z सब कुछ कराया जाएगा आपको। फुल लेंथ मॉक सीरीज होंगे, एक्सपेक्टेड MCQs होंगे, PYQ होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। PDF मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, हर कंटेंट की, हर टॉपिक की, थ्योरी की, सब कुछ। तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज द रीटा रुखा फॉर 10% डिस्काउंट। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो गाइस ध्यान से देखना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू असरटेन द वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, ये कहीं ना कहीं ठीक है आप लोगों का। जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनकी अलग अलग कॉस्ट होती है, लाइक डिवेंचर की अलग कॉस्ट होती है, इक्विटी की अलग कॉस्ट होती है, ये वाली बात भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर रिस्क प्रीमियम नहीं आता है, दिस इज टोटली एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर रिस्क प्रीमियम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिक डाटा होता है एनपीवी का, एनपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन, होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।